क्या आपने कभी सुना है कि कोई कोयले की खदान में काम करने वाला मजदूर एक दिन मुख्यमंत्री बन जाए? क्या हो अगर हम आपको बताएं कि यह कहानी सिर्फ किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है? और क्या हो अगर हम आपको यह बताएं कि इस मुख्यमंत्री ने घोटाले के पैसों से अफ्रीका में सोने की खदानें तक खरीद डाली? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसकी कहानी बॉलीवुड की फिल्मों को भी मात दे सकती है। साल था 2007, जब झारखंड में कोल ब्लॉक नीलामी घोटाला सामने आया। इस घोटाले की चर्चा जंगल में आग की तरह फैल गई। जांच एजेंसियां किसी ठोस सबूत की तलाश में थीं, क्योंकि आरोप था कि घोटाले में शामिल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राज्य का मुख्यमंत्री था। लेकिन बिना सबूत के कार्रवाई करना मुमकिन नहीं था। फिर एक दिन रांची आयकर विभाग को एक अनजान मेल मिला। इस मेल पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और वह 1 साल तक नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन जब आखिरकार आयकर विभाग ने उस मेल को खोला तो उनके होश उड़ गए। मेल में कुछ ऐसे सबूत थे जो पूरे मामले को नया मोड़ देने वाले थे। इसके बाद रांची से दिल्ली तक फोन की घंटियां बजने लगीं और बड़े बड़े नेता राजनयिक घबराए हुए थे। लेकिन सवाल ये था कि मेल में ऐसा क्या था? दरअसल मेल में उस नेता का नाम था जिनकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। यह कहानी है एक ऐसे नेता की जो कभी कोयले की खदान में मजदूरी करता था, फिर विधायक बना और आखिरकार झारखंड का मुख्यमंत्री। इतना ही नहीं, इस मुख्यमंत्री ने घोटाले के पैसों से दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदानें तक खरीद लीं। और यह सब हुआ कैसे? एक IIT पास आउट हैकर ने इस घोटाले को उजागर कर दिया। अब बात करते हैं इस कहानी की शुरुआत से। यह कहानी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के आदिवासी गांव पाताहात से शुरू होती है। यहीं एक गरीब मजदूर के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मधु कोड़ा। मधु के पिता ने अपने बेटे को किसी तरह पढ़ाया लिखाया और सपना देखा कि वह पुलिस अफसर बने, लेकिन किस्मत ने उसे कुछ और ही रास्ता दिखाया। मधु कोड़ा ने बड़ी मुश्किलों से परिवार को सहारा देने के लिए कोल माइंस में काम करना शुरू किया। हालांकि वह हमेशा से मजदूर नहीं बनना चाहता था, बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने का सपना देखता था। यही सपना उसे राजनीति की ओर खींच लाया। उसने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन AJSU से जुड़कर राजनीति में कदम रखा और वहीं से उसकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। मधु कोड़ा ने यूनियन से जुड़ने के बाद, मजदूरों का नेता बनने के बाद बीजेपी के बड़े नेता बाबूलाल मरांडी से संपर्क किया और यही उनकी राजनीतिक पहचान का शुरुआती दौर था। 2000 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें जगन्नाथपुर से टिकट दिया और वह विधायक बन गए। बिहार से झारखंड का अलग राज्य बनने के बाद बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने और मधु कोड़ा को पंचायती राज मंत्री बना दिया। लेकिन 2003 में बाबूलाल मरांडी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। इसी दौरान मधु कोड़ा भी मंत्री बने रहे। 2005 में जब विधानसभा चुनाव आए और बीजेपी ने मधु कोड़ा को टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने अपनी बगावत शुरू की और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और फिर वह जीतकर विधायक बने। अब जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं थी, तो मधु कोड़ा ने अपनी शर्तों पर सरकार को समर्थन दिया और 2006 में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो गए। इस तरह मधु कोड़ा ने राजनीति में अपनी खास जगह बनाई और 23 महीने तक मुख्यमंत्री रहे, जो एक रिकॉर्ड था। आज भी उनका नाम भारतीय राजनीति में एक दिलचस्प और विवादास्पद नेता के रूप में लिया जाता है। मधु कोड़ा की सरकार में ज्यादातर मंत्री भी इंडिपेंडेंट विधायक ही थे। इनकी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो पब्लिक के हित में नहीं थे। विधायक अपनी सैलरी और अलाउंस बढ़ाते रहे और असेंबली को बेवजह डिस्ट्रैक्ट कर जनता को परेशान करते रहे। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। कहते हैं ना, पाप का घड़ा जितना जल्दी भरता है उतना ही जल्दी फूटता भी है। यही कुछ मधु कोड़ा के साथ हुआ। साल 2007 से 2008 तक जब मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे, तो उन पर आरोप लगा कि उन्होंने राजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक को गलत तरीके से कोलकाता की एक कंपनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अलॉट किया। इस अलॉटमेंट में अरबों रुपयों की रिश्वतखोरी और हेराफेरी हुई थी। यह घोटाला भारतीय राजनीति का एक बड़ा काला अध्याय बन गया। इस घोटाले का एक बड़ा पहलू यह था कि सरकार ने इस कोल ब्लॉक को बिना किसी उचित प्रक्रिया के किसी कंपनी को दिया। भारतीय कानून के अनुसार कोल ब्लॉक अलॉटमेंट के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता और सही प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। अलॉटमेंट में जबरदस्त खेल हुआ और इसके बाद कई कंपनियों को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाया गया। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री रहते हुए अवैध तरीके से हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित की। संपत्ति में शामिल थे रेलकरी, खान और भू राजस्व।
यह किसी भी भारतीय नेता के लिए एक बड़ा सवाल था, क्योंकि मधु कोड़ा के पास इतनी संपत्ति कैसे आ गई जो उनके पारिवारिक और राजनीतिक इतिहास से मेल नहीं खाती थी। अब देखिए, जब झारखंड माइंस डिपार्टमेंट के अधिकारी सतपति ने कोल ब्लॉक अलॉटमेंट फाइलों को खंगालना शुरू किया तो उन्हें सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा। सतपति ने फाइलों को ध्यान से देखा और यह पाया कि इन कंपनियों को अलॉट किया गया था जिनके पास न तो कोई सही दस्तावेज थे और न ही कोई खनन कार्य के लिए जरूरी अनुभव। यह सब कुछ खतरनाक था और सतपति ने तुरंत जांच शुरू करने का निर्णय लिया। लेकिन क्या आपको पता है, सतपति को अपनी जांच जारी रखने के बजाय 26 फरवरी 2008 को उन्हें अचानक ट्रांसफर कर दिया गया। इससे यह साफ हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है और यह मामला बड़े राजनीतिक दबाव में था। हालांकि यह घोटाला फिर भी पूरी दुनिया के सामने आया। यहाँ पर कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब एक IIT पास आउट हैकर सामने आता है। इस हैकर ने मधु कोड़ा और उनकी कंपनी के खिलाफ सबूत जुटाए। हैकर ने रांची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक मेल भेजा जिसमें 37 फर्जी कंपनियों के डेटा थे। इन कंपनियों का इस्तेमाल कोड़ा और उनके सहयोगियों ने झारखंड की खदानों को लूटने के लिए किया था। जांच में यह भी पाया गया कि इस हैकर ने खुद को नाम बदलकर अधिकारियों से संपर्क किया और ईमेल के जरिए पूरी जानकारी दी। इस डेटा के आधार पर जांच एजेंसियों ने यह पाया कि कैसे झारखंड की खदानें अवैध तरीके से बेची गई थीं और घोटाले का पैसा विदेशों में भेजा गया था। इसने खुलासा किया कि पैसे को दुबई, साउथ अफ्रीका, लाइबेरिया, थाईलैंड और चीन जैसे देशों में निवेश किया गया था। घोटाले का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह था कि मधु कोड़ा एंड कंपनी ने इस काले धन का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका में सोने और यूरेनियम की खदानों में किया। खदानों की खरीद कानूनी रूप से की गई थी, लेकिन इसे करने के लिए फर्जी कंपनियों और हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। जांच एजेंसियों ने यह भी पाया कि यह पैसा मुंबई से दुबई और फिर साउथ अफ्रीका तक भेजा गया था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक यह सारी रकम एक फर्जी ज्वेलरी कंपनी के जरिए भेजी गई थी। मधु कोड़ा और उनके सहयोगियों ने 35 फर्जी कंपनियां बनाई थीं, जो केवल कागजों पर अस्तित्व में थीं, लेकिन असल में इनका उद्देश्य धन की अवैध तरीके से हेराफेरी करना था। इन कंपनियों के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन हुआ और यह पैसे दुबई, साउथ अफ्रीका, लाइबेरिया, थाईलैंड, जर्मनी, चीन और जापान तक भेजे गए। इस सब के बाद मधु कोड़ा का अंत हुआ। जब विनोद सिन्हा नामक व्यक्ति की भूमिका सामने आई, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 167 जगहों पर रेड की और मामले को लेकर जांच शुरू की। इस दौरान मधु कोड़ा की गिरफ्तारी हुई और उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा ने एक काले अध्याय के रूप में भारतीय राजनीति को झकझोर दिया। 2013 में जेल से जमानत मिलने के बाद भी इस मामले का पीछा नहीं छोड़ा गया और 2017 में कोर्ट ने उन्हें कोल ब्लॉक अलॉटमेंट घोटाले में दोषी ठहराया। उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साल 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में मधु कोड़ा ने अपने क्षेत्र में 85 करोड़ रुपए बांटे थे, जिससे यह साबित होता है कि उन्होंने अवैध तरीके से कमाई गई धनराशि का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक धन और सत्ता का संयोजन सही हाथों में न हो, तब तक भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अगर आपको हमारी इस कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस मिस न करें।